नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों। तो शुरू करें कानों देखे किस्से। तो कोर्ट कचहरी की बात करें तो उसमें बहुत सारी शब्दावलियां होती हैं जो आपने सुनी होंगी, जिसमें कुछ तो होते हैं फैसले, ऑर्डर, सुनवाई, स्टे, बेल, जेल, इस तरह के शब्द तो हैं। एक शब्द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आता है मेंशनिंग का। मेंशनिंग ऐसी चीज है कि कोई इमरजेंसी का मैटर है, कोर्ट में मामला आया, वो जब तक सूचीबद्ध होगा तब तक हो सकता है बहुत टाइम निकल जाए। मेंशनिंग का मतलब है कि कोई ऐसी अर्जेंट चीज जिस पे अभी अभी फैसला नहीं हो, अभी अभी कोई ऑर्डर नहीं आए, तो बहुत कुछ हो सकता है और ऐसा हो सकता है जिससे कि न्याय की जो भावना है वो बिल्कुल ही खंडित हो जाए। तो ऐसे अर्जेंट मामलों को मेंशन करते हैं कोर्ट के आगे कि माय लॉर्डशिप ये अर्जेंसी है, किसी की का घर टूटने वाला हो या कहीं कोई डेमोलिशन हो जिसको रोकना ज़रूरी है, कहीं कोई कब्जेदारी की बात हो, या कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसे शख्स की डेथ हो जाती है जिसमें उसके परिजन को उनके अंत्येष्टि में शामिल होना है और वो जेल में है, तो उसको अगर जेल से छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए कोर्ट के सामने मेंशन करते हैं। अब ये मेंशनिंग क्या है कि नियमावली में, कोर्ट की नियमावली में मेंशनिंग को लेकर कुछ लिखित नहीं है। जो कुछ है सब अघोषित है, अलिखित है, और चीफ जस्टिस से चीफ जस्टिस जिनकी जैसी कार्यप्रणाली होती है, काम करने की शैली होती है, उसके हिसाब से वो बदलता है। तो ये मेंशनिंग की परंपरा अलिखित और अघोषित रूप से सतत चली आ रही है, लेकिन उसमें कई बदलाव भी होते हैं। चूंकि लिखित नहीं है इसलिए इसका कोई परिपाटी नहीं है। परिपाटी में बदलाव कैसे होते हैं? अब जस्टिस एम.एन. वेंकट चलैया आए और जस्टिस एम.एम. अहमदी आए, उन्होंने मेंशनिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया कि मेंशनिंग नहीं, जो कहना है वो कोर्ट के सामने कहिए, कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। यानी पहले आप पिटीशन फाइल कीजिए, पिटीशन फिर रजिस्ट्री के जरिए हमारे पास आएगा और उसके बाद मेंशनिंग होगी। अभी तो क्या होता है कि कई मामलों में हाल के कुछ वर्षों में हमने देखा कि पिटीशन फाइल होने रजिस्ट्री में गई है, सीनियर एडवोकेट ने आके और चीफ जस्टिस के सामने या कोर्ट नंबर 2 के सामने मेंशन कर दिया मामला। हमने तो ये भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग के लिए बाजाबता नोटिस बोर्ड पर लिस्ट लगती थी कि आज मेंशनिंग में ये मामले आने वाले हैं। सुबह की मेंशनिंग के लिए अलग, खाने की छुट्टी के बाद जब कोर्ट बैठती थी उस समय भी मेंशनिंग होती थी, उस समय दोपहर को भी मेंशनिंग होती थी। तो ये सारी चीजें, लेकिन इसमें हर एक चीफ जस्टिस अपने अपने हिसाब से करता है। जब से हमने सुप्रीम कोर्ट कवर किया उसमें मेंशनिंग की परंपरा तो थी। हमें सुबह इसलिए भी कोर्ट जल्दी पहुंचना पड़ता है कि आज पता नहीं मेंशनिंग में कौन सा मैटर आ जाए जो अर्जेंट हो और जिसकी न्यूज वैल्यू ज्यादा हो। तो कई बार ऐसा होता, बड़े बड़े मैटर मेंशनिंग के थ्रू आए हुए। मुझे याद है कि जब मायावती ने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पार्क बनवाए थे, जब वो मुख्यमंत्री थी वहां की, वो मैटर मेंशनिंग में ही आया था। और उस समय जस्टिस अग्रवाल और जस्टिस आलम उस बेंच में थे और उन्होंने बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसे कड़े सवाल पूछे और उसमें आगे की तारीख भी दे दी और मामला एक तरह से आप समझिए तो बिल्कुल सुनवाई पे आ गया था। आधे पौना घंटे बहस जी रह चली वहां। और जब मामला बिल्कुल उसमें आया कि लगा कि अब ये तो सजाई करके मानेंगे और पूरा रोक लगा दी उस पर, तो फिर अचानक रहस्यमय ढंग से वो मामला अगली 2 सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस के कोर्ट में आया और फिर उत्तर प्रदेश सरकार को, तत्कालीन सरकार को राहत मिल गई थी। इस पर बहुत सारी कानाफूसियां भी हुई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस पर बहुत सारे किस्से भी थे, अंतर कहानियां बहुत चलती हैं, तो वो भी लोगों के बीच में बहुत चर्चा का विषय थी। फिर जस्टिस दीपक मिश्रा आए तो उन्होंने एक दिन, उस समय क्या होता था कि कोर्ट में मेंशनिंग के लिए 9:30 बजे से ही लोग, जैसे आपने राशन की लाइन में, पानी की लाइन में लोगों को लगे देखा है, वैसे ही वहां पर वकीलों की लाइन लग जाती थी। दोनों तरफ कोर्ट में क्या होता है कि डाइस के सामने कुर्सियां होती हैं लगी हुई वकीलों की और बीच से पाथवे होता है। उस पाथवे में बिल्कुल लंबी लाइन, कतार पीछे तक लग जाती थी। सीनियर एडवोकेट्स आते थे, उन कतार के आगे खड़े हो जाते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि पहलवानी में, संगीत में और वकालत के पेशे में सीनियर जूनियर का, गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा ध्यान रखते हैं लोग। सीनियर आगे खड़े हो गए, जूनियर कुल बुला के रह जाते थे, कसमसा के रह जाते थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते थे। एक बार ऐसे ही हुआ कि सितंबर का महीना था, 2018 की बात होगी शायद। तो जस्टिस दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे और उन्होंने देखा कि एक वकील, मिस्टर दिनेश नाम था उनका शायद,
और उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने कहा कि हम इतनी देर से सुबह से खड़े होते हैं, सीनियर एडवोकेट्स आ जाते हैं, आप उन्हीं को टाइम देते हैं, 20 मिनट का टाइम होता है मेंशनिंग का, और हमें फिर निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। हम अगले दिन फिर अपनी किस्मत के लिए वहां पर खड़े होते हैं, किस्मत आजमाने, फिर कोई सीनियर आगे खड़े हो जाते हैं, हमारा तो नंबर ही नहीं आता। उन्होंने फिर ये ऑर्डर किया कि अब से सिर्फ AOR और जूनियर वकील, जो वकील हैं नॉर्मल, वही मेंशन करेंगे, सीनियर एडवोकेट्स मेंशन नहीं कर सकते। ऐसे भी जो सीनियर एडवोकेट की मर्यादाएं हैं उसके मुताबिक वो सीधा मुकदमा नहीं ले सकते हैं, वो आर्ग्यूमेंट करने आते हैं, लेकिन वो सीधा मुकदमा नहीं लेते हैं। उनकी बहुत सारी कार्यप्रणाली में बदलाव आ जाता है। जैसे वो सीनियर का गाउन पहनते हैं, सीनियर का गाउन बाकी वकीलों के गाउन से बिल्कुल अलग होता है, जिम्मेदारियां भी अलग होती हैं, कार्यप्रणाली भी अलग होती है। बाकी वकीलों के गाउन में बाजू यहाँ तक लटकते होते हैं, सीनियर के गाउन में कट स्लीव हो जाता है, यहीं तक वो रहती है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक इतना चौड़ा पट्टा वो बाहर तक लटकता रहता है। उनके गाउन में पीछे कट रहता है, बाकी वकीलों के गाउन में कट नहीं होता पीछे। उसके बाद सीनियर के गाउन में वो इतनी सी थैली नहीं लटकती, जबकि आम वकीलों के उसमें पीछे एक छोटी सी थैली रहती है। एक बार हमने पूछा था कि ये थैली क्यों रहती है, तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जो वकालत का पेशा था ये बहुत नोबल प्रोफेशन था। वकील कभी पहले उस समय, चूंकि किसी को बचाना हो, किसी की जिंदगी बचानी हो, किसी को न्याय दिलाना हो, ये बहुत ही पवित्र और जिम्मेदारी भरा पेशा था। तो वकील कभी ये नहीं कहते थे कि तुम्हारी जिंदगी बचाने को, तुम्हारे को न्याय दिलाने को हमें इतने पैसे चाहिए। तो वो थैली, पहले वो बड़ा सा थैला लटकाते थे। तो जब मुकदमे का फैसला हो जाता था तो मुवक्किल अपनी श्रद्धा से जो भी चाहे वो देखते भी नहीं थे, ना हाथ में पकड़ते थे वो पैसे, उनके पीछे थैले में वो पैसे लटका देते थे, और वो पैसे डाल देते थे, और फिर घर जाके वो गिनते होंगे, कुछ पेनीज, कुछ पेन्स, ये सारे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रोफेशन बदलता गया और वो थैली छोटी होती गई और आगे की जेबें बड़ी होती गई, फीस का लेवल बढ़ता गया। तो इस तरह की सारी चीजें बढ़ती गई और ऐसा होता रहा। तो चीफ जस्टिस ने फिर ये कहा कि अब ये सिर्फ जो AOR हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, या फिर नॉर्मल वकील हैं, वही इसमें करेंगे, क्योंकि वकीलों को मौका नहीं मिल पाता, सीनियर वकील सारा ले जाते हैं। और अब आजकल तो मैंने सुना है कि सीनियर एडवोकेट पैसे भी लेने लग गए, मेंशनिंग के 4-5 लाख रुपए पैसे भी ले लेते हैं और मौका भी ले लेते हैं, इनको तो कोई मौका नहीं मिलता। तो उन्होंने फिर आगे ये फैसला किया कि अब सिर्फ नॉर्मल वकील इसको आगे मेंशन करेंगे। इसके बाद आए जस्टिस गोगोई। जस्टिस गोगोई ने ये नियम बनाया, जस्टिस गोगोई, अरे तो बीच बीच में क्या करता है। अब देखिए चीजें कैसे बदलती हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने नियम बनाया कि सिर्फ जूनियर वकील, जो नॉर्मल वकील हैं, वही मेंशन करेंगे, सीनियर वकील अलाउ नहीं है मेंशन करने को। कई बार सीनियर वकीलों ने मेंशन किया तो उन्होंने कहा कि नो मिस्टर काउंसल, आप सीनियर हैं, आप नहीं करेंगे, AOR करेंगे या फिर नॉर्मल वकील करेंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस आए, जस्टिस रंजन गोगोई। उन्होंने आते ही ये नियम बनाया कि मेंशनिंग नहीं, अब ये है कि जैसे ही आप पिटीशन फाइल करेंगे उसके 3 दिनों के अंदर, यानी हफ्ते भर के अंदर, वो मामला सुनवाई के लिए पहली बार आ जाएगा। इसलिए मेंशनिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि बहुत लंबी लंबी कतारें बना के वकील खड़े रहते हैं, फिर बाकी मामलों की सुनवाई नहीं हो पाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि अदालत जब से बैठे तब से वो मामलों की सुनवाई करे। मेंशनिंग का कोई मतलब नहीं, बहुत अर्जेंसी होगी उस समय हम मेंशन के लिए अलाउ करेंगे। वो भी पहले रजिस्ट्री के पास जाइए, अगर रजिस्ट्री को लगता है कि मेंशनिंग करना बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल अर्जेंसी है, देन यू हैव टू मेंशन। अदरवाइज हमने ये नियम बना दिए हैं कि जो सोमवार से बुधवार तक मामले दाखिल होंगे, नए मामले, वो थर्सडे या फ्राइडे तक वो सुनवाई के लिए आ जाएंगे, और फ्राइडे से लेकर, थर्सडे से लेकर सैटरडे तक जो मामले फाइल होंगे वो मंडे को आ जाएंगे या ट्यूसडे को आ जाएंगे। इस तरह का नियम उन्होंने बनाया और इस तरह से चीजें चली। यानी मेंशनिंग को लेकर अलग अलग कोर्ट्स के अलग अलग नियम बने। जैसे जैसे चीफ जस्टिस बने उन्होंने अपने अपने नियम बनाए। यानी जैसा सुप्रीम कोर्ट का इतिहास है वैसे ही बहुत सारे मोड़ों से गुजरता हुआ ये मेंशनिंग का इतिहास है। आपको, मुझे बिल्कुल यकीन है कि चीजें कुछ कुछ समझ में आई होंगी कि मेंशनिंग क्या है, कैसे होती है और कैसे कैसे मेंशनिंग ने
कितने सारे मोड़ देखे हैं यहाँ तक पहुँचने को। अभी भी मेंशनिंग होती है, लेकिन अभी चूंकि सारा ई कोर्ट चल रही है, पिछले 1.25 साल से वर्चुअल सुनवाई चल रही है, तो सबसे पहले लोग रजिस्ट्री में जाते हैं, रजिस्ट्री को ये बताते हैं कि ये मामला ऐसा है। रजिस्ट्री अगर संतुष्ट होती है तो चीफ जस्टिस से वहाँ से परमिशन लेती है कि हाँ ये मेंशन करना चाहते हैं, तो मामले मेंशन होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा ही चल रहा है कि रजिस्ट्री ही तय करती है कि मामला मेंशन होने लायक है क्या, या उसमें अगर हियरिंग पे आएगा तो कितने दिन में आएगा। अभी भी फिलहाल यही चल रहा है कि सोमवार से बुधवार तक का मामला शुक्रवार तक सुनवाई के लिए आता है, और गुरुवार से लेकर शनिवार तक के मामले सोम या मंगलवार को आ जाते हैं, बुधवार तक लेटेस्ट आ जाते हैं। तो एक सिस्टम बनाया गया जिससे कि मेंशनिंग का जो टाइम है 20 मिनट का, वो कोर्ट का बचाया जा सके। अब हम कुछ बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आज की बड़ी खबरों की बात करें तो रोहिणी कोर्ट में फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोग मारे गए, एक गैंगस्टर जिसको गोली मारने लोग आए थे, और जो गोली मारने वाले थे हमलावर, उसमें से 2 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा सुपरटेक के एमडी, सुपरटेक का मामला बहुत सुर्खियों में रहा था। उनके एमडी मोहित अरोड़ा, उन पर एनसीडीआरसी ने या राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग, उन्होंने 1,75,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया था, और साथ ही उनकी गिरफ्तारी के आदेश भी जारी किए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी, और उसमें कोर्ट ने कहा कि 50 लाख रुपए वो जमा कराएं, और साथ ही आगे की तारीख लगा दी, लेकिन उनको गिरफ्तारी से अभी तक राहत मिल गई उस पर। दूसरा, मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए एनईईटी के एग्जाम में ईडब्ल्यूएस कोटा, उसमें मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, और ये कि अब जो अदर बैकवर्ड क्लासेज या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनको 27% कोटे में जो छूट दी जानी थी, उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी की जरूरत नहीं है। यानी इसमें केंद्र सरकार की मुहिम को राहत मिली है, केंद्र सरकार को राहत मिली है। अब आपसे विदा लेने से पहले पिछले कार्यक्रम, जिसपे हमने हनुमान मंदिर, लेटे हनुमान जी का मंदिर इलाहाबाद में, और बाघंबरी मठ, इस सारे बारे में आपसे बात की थी, तो वो एक इतिहास की कहानी थी जो कानों देखी। क्योंकि उस समय के आंखों देखे लोग तो न लोग हैं, न घटनाओं का कोई ऐसा वीडियोग्राफी है। तो इसमें हमने आपसे बात की थी कि इतिहास क्या कहता है, तो इतिहास पर उस पर बात हुई थी। उस पर लोगों ने, जो आप सारे लोगों ने कमेंट डाले हैं और सुझाव दिए हैं, उस पर मैं ज़रा एक नज़र मार लेता हूँ। श्वेता यादव ने लिखा है, आई एम फ्रॉम प्रयागराज। उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया कि वो भी प्रयागराज के। और एनसी पाठक ने लिखा है, गुड रिसर्च, सम अननोन फैक्ट्स कम टू लाइट। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके ज्ञानवर्धन में हम लोगों ने कुछ सहयोग किया क्राइम तक ने। और बालकृष्ण जी ने लिखा है, दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल सही, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उसे देखते तो यही लगता है, गुरु बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मनोहर सिंह देवड़ा की सुई वहीं एक जगह अटकी हुई है कि सर, जब हमारे संविधान में लिखा हुआ कि मूल अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, तो फिर संपत्ति के अधिकार को कैसे हटाया गया। तो साहब देवड़ा साहब, आपके पास राइट है, ये सारी चीजें, हमारे पास कोई जुडिशियल पावर नहीं है कि हम उसको फिर से बहाल कर सकते हैं। आपके कोई भी ग्रीवांसेज है, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप रिट दाखिल कर सकते हैं, और उससे कोर्ट एक नया, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नज़ीर हो सकती है। तो आपको ये करना चाहिए। आपने यहाँ हमारे माध्यम से उठाया, तो हमने आपकी बात यहाँ पढ़ दी, सार्वजनिक कर दी, लेकिन इसका समाधान तो कोर्ट से ही हो सकता है। अगर आपकी कोई भी ग्रीवांसेज है, कोई भी मुश्किलें हैं, तो आप सीधा कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको अड़चन नहीं आएगी। आपको अगर लगता है कि वकील नहीं करना, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं या आपको न्याय पाने में कुछ दिक्कत आती है, तो आप नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा समिति से आप मदद ले सकते हैं, तो आपको वहाँ से भी मदद मिल सकती है। अब जयराम गुप्ता साहब लिख रहे हैं, संजय सर जी, आप सोमवार को कानों देखी नहीं सुनाई, हम आस लगाए रहे लेकिन आप नहीं आए। जी मुझे क्षमा कीजिएगा, कई बार मुझे आउट स्टेशन शूट के लिए भी जाना पड़ता है, और जब आउट स्टेशन शूट का मतलब ये होता है कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप 24 घंटे के चाकर हो जाते हैं, और वहाँ फिर सुबह से लेकर रात तक एक न एक शूट लगा रहता है। और जिस विशेष कार्यक्रम के लिए हम जाते हैं, उसीलिए
तो मैं हरिद्वार में था और ये जो इलाहाबाद वाला प्रकरण हुआ है उसी के अलग अलग कहानियों के लिए, अलग अलग खबरों के लिए, तो मुझे क्षमा करेंगे कि उन सारी असाइनमेंट्स और जिम्मेदारियों की वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पाया। लेकिन हाँ, जब मैं दिल्ली में रहता हूँ या बाहर भी जाकर मुझे मौका मिलते ही मैं ये मौका नहीं चूकना चाहता कि आप लोगों के साथ सीधी बातचीत में शामिल हो सकूं। क्योंकि अभी तक जब हम टीवी पे आते हैं तो उस समय तो ये सारा वैसा ही रहता है जैसे एक तरफा आप लोग रिसीविंग एंड पे होते हैं, लेकिन यहाँ मुझे आपके भी फीडबैक मिलता है और आप तक आपसे सीधा संपर्क भी हमारा हो पाता है। तो चौधरी सुभाष चंद्र जी ने लिखा है, राम राम सभी दोस्तों को। जी राम राम जी। और मोहम्मद इरफान साहब ने अपनी नाराज़गी जताई है और उन्होंने लिखा कि भाई तुम लोगों को झूठ क्यों बोल रहे हो, सच बताओ ना। तो मेरा इरफान साहब से कहना है कि सच आप भी बता दें, क्योंकि इतिहास जो बता रहा है, हमने इतिहास के जरिए आपको सारी कहानी बताई। अगर आपको लगता है कि अकबर ने घुटने नहीं टेके तो आप भी सच बताएं। और इतिहास ही ये बताता है कि सिर्फ इलाहाबाद में ही नहीं, ज्वाला जी ने भी अकबर ने घुटने टेके ज्वाला जी के सामने, और कई जगह ऐसी चमत्कारी जगह हैं जहां उन्होंने पट्टा भी जमीन का लिख कर दिया और वो ऐसा प्रूफ छोड़ा, ऐसे छत्र या कड़ाह या ऐसी चीजें वहां पर भेंट दान में दी जिस पर आज भी लिखा है। और उस लिखे को अगर आप मानते हैं कि ये झूठ है तो फिर ये आपकी मर्जी है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। कई लोग तो ये भी कहते हैं जो हमें इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो इतिहास तोड़ मरोड़ का है, जिसमें कुछ लोगों को महान बना दिया गया और जो सच में महान थे उन लोगों का कहीं जिक्र नहीं। कहते हैं जब वक्त गुलशन पर पड़ा तो लहू था हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हो कि तेरा नाम नहीं। ऐसे बहुत सारे गुमनाम लोगों की कहानियां अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। लोगों को पता चल रहा है कि किसने देश के लिए कितना खून बहाया और किसने देश से कितना खून चूसा। नमस्ते, आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए